मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में समझिए 100% आने वाला है। ठीक है, तो अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप जानते हैं नेफ्रॉन, ठीक ना, आपके बोर्ड एग्जाम में नेफ्रॉन जो क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है। इसका संरचना भी पूछता है, कार्यविधि भी पूछता है, ठीक ना। तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 और लाइव प्रोसेस 6 प्रक्रम का ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कर रहा है, नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, विस्तार से कीजिए, ठीक ना। और फिर अथवा में कैसे पूछा हुआ है देख सकते हैं, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक ना। यानी देख सकते हैं नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करना है, ठीक ना। वर्णन का मतलब कि उसके फिगर को भी बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, दोनों का आप आंसर सेम यही लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं उत्सर्जन, ठीक ना। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आखिर उत्सर्जन है क्या, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा हुआ है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे और इसका फिगर भी बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिससे कि अगर ये आपके पेपर में मिल जाए तो आप इसको पूरा तोड़ लिख ले, ठीक है। उत्सर्जन, आखिर उत्सर्जन है क्या, ठीक ना। तो पहले पदार्थों का निकलना ही क्या कहलाता है बाबू, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। ये रहा उत्सर्जन की परिभाषा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक वृकाणु की रचना, ठीक ना, या नेफ्रॉन की रचना। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे इसको आपको फोकस करना है बाबू, यही फिगर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यही फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कि क्या क्या आपके इस में दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको देख लें कि आपको जब नाम नीचे मिले तो आपको पता लग सके कि कहाँ पे क्या है, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे, कोशिका गुच्छ, जिसको आप बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी बोमेन संपुट में आप देख रहे हैं कि ब्रिक ब्रिक धमनी की शाखा है। क्या है, ब्रिक धमनी की इसी में क्या है, एक शाखा निकली हुई है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें जो छोटे छोटे जो यहाँ पे प्याले के समान जो संरचना दिख रही है, इसमें आपको ग्लोमेरुलस दिख रहे हैं, ठीक ना। ग्लोमेरुलस दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ स्ट्रक्चर जाके इसमें मिला हुआ है, इसको आप बोल रहे हैं ब्रिक सिरा की शाखा। ये क्या है, ब्रिक सिरा की शाखा है, ठीक ना। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये क्या है, ब्रिक धमनी है, ठीक ना। यही क्या है, ब्रिक की धमनी है। और यहाँ पे जो बीच में आप ये जो इसी को बोला जाता है हैनले लूप। क्या बोला जाता है बाबू इसको, हैनले लूप। आप लिख लेंगे यहाँ पे हैनले लूप, ठीक है। हैनले लूप इसको लिख लेंगे। और देखिए, और यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं कि जो आपको जो ये घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, एक नली है, ठीक ना। और ये घुमावदार सूक्ष्म कुंडलित घुमावदार नली का ही क्या करता है, ब्रिक का निर्माण करता है, ठीक है। अरे बात समझ में। और यहाँ पे देखिए संग्राहक वाहिनी है, क्या कर रहा है, यहाँ पे संग्रह करने का काम करता है। तो ये तरह की एक वृकाणु की रचना। लेकिन अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं वृकाणु, यानी वृकाणु को आप क्या बोलेंगे, वृक नलिका या नेफ्रॉन की संरचना। तो कह रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी हमें यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना को देखना है। तो क्या कह रहा है, नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखेंगे ब्रिक
वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं से होता है। ठीक ना, कह रहा है कि वृक्क जो बना होता है वो असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं से बना होता है। देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो स्ट्रक्चर ये पूरा ये क्या है, नली है, और ये सूक्ष्म कुंडलित नलिका है, और इसी से क्या, ये असंख्य सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं से ही वृक्क का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे देखेंगे, ठीक ना, यहां पे देखेंगे कि ये इसके दो भाग होते हैं, और दोनों भाग में यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो पहला है मैलपिघी कोष। ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे आप, मैलपिघी कोष। अब देख सकते हैं मैलपिघी कोष में क्या क्या है। देखिए, तो मैलपिघी कोष में प्याले नुमा संरचना बोमेन संपुट कहलाता है। जो मैलपिघी कोष है, ठीक ना, उसमें जो प्याले नुमा जो संरचना होता है उसको बोमेन संपुट कहा जाता है, तथा रक्त कोशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस होता है। देखिए जो मैलपिघी कोष है, ठीक ना, उसमें जो प्याले नुमा संरचना है उसको बोमेन संपुट कहा जाता है, और ये बोमेन संपुट तथा रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। उसमें रक्त जो कोशिकाएं होती हैं छोटे छोटे गुच्छा होता है, और उन्हीं गुच्छाओं का नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया जाता है, ग्लोमेरुलस। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्लोमेरुलस में अविवाही धमनिका रक्त पहुंचाती है। जो इसमें अविवाही धमनिका होती है वो क्या करती है, ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, और अपवाही धमनिका ग्लोमेरुलस से रक्त वापस ले जाती है। कह रहा है वहीं पे जो अपवाही धमनिका है, ठीक ना, वो ग्लोमेरुलस जो ट्यूबुल्स है उससे क्या करता है, ग्लोमेरुलस से ये रक्त को वापस लेके जाता है। ये तो पहला हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है स्रावी नलिका। ठीक ना, स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। अब इसमें दूसरा क्या होता है, स्रावी नलिका, और इसके कितने भाग होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्रावी नलिका के कितने भाग होते हैं बाबू, 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है प्रथम समीपस्थ कुंडलित भाग। पहला क्या होता है, इसका प्रथम समीपस्थ कुंडलित भाग होता है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे, तो मध्य का हैनले लूप, जो मध्य का, जो आपको हमने बताया ना कि मध्य में पाया जा रहा था, ठीक ना, तो मध्य का हैनले लूप। तीसरा कह रहा है अंतिम दूरस्थ कुंडलित भाग। कह रहा अंतिम कुंडलित भाग संग्रह नलिका में खुलता है। जो अंतिम कुंडलित भाग संग्रह नलिका में खुलता है। फिर कह रहा संग्रह नलिकाएं पिरामिड्स पर खुलती हैं, और जो संग्रह नलिकाएं होती हैं वो कहाँ खुलती हैं, पिरामिड्स पे खुलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। ठीक ना, मूत्र निर्माण कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि को हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, ठीक ना, आज उसको जानेंगे कि आखिर ये कैसे बनता है। ठीक है, मूत्र बनता कैसे है, यूरिन बनता कैसे है, बस इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका विधि दिया हुआ। ठीक है, यानी मेथड कैसे बनता है। तो देखिए, बोमेन संपुट में स्थित ग्लोमेरुलस, क्या है, ग्लोमेरुलस में रक्त लाने वाली अपवाही धमनिका रक्त ले जाने वाली अपवाही धमनिका से चौड़ी होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इन चीजों को, कि कह रहा है कि जो बोमेन संपुट में स्थित क्या होता है, ग्लोमेरुलस में लाने वाली, ग्लोमेरुलस में जो लाने वाली क्या है, रक्त अपवाही धमनिका रक्त ले जाने वाली अविवाही धमनिका से क्या होती है, चौड़ी होती है। तो जो लेकर आने वाली होती है ग्लोमेरुलस में ना, वह क्या होती है, चौड़ी होती है। किससे, जो लेकर जाने वाली होती है उससे। ठीक है, खरा इसलिए जितना रक्त, देखिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस में आता है उतना निकाल नहीं पाता, और ग्लोमेरुलस में जितना आता है उतना निकाल नहीं पाता। इससे रक्त पर, इस पे क्या होता है, इससे रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रक्त का तरल भाग छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है, और इस जो दबाव पड़ता है ना, इस दबाव के कारण जो भी रक्त का लाल भाग होता है वो छन करके बोमेन संपुट में आ जाता है, और यही छने हुए भाग को क्या कहते हैं, इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं।
इसे क्या कहेंगे आप? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहेंगे। ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अभिवाही धमनिका स्रावी नलिका मध्य भाग हेनले लूप के चारों ओर एक परिनलिका केशिका जालक बनाती है। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फ्लेक्स। इस जालक की केशिकाएं परस्पर मिलकर वृक्क सिरका का निर्माण करती है। ठीक है, सिरकाएं परस्पर मिलकर वृक्क सिरा का निर्माण करती हैं, यानी रेनल वैन का निर्माण करती हैं। फिर आगे देख सकते हैं, बोमेन संपुट में छाने तरल में से लाभदायक पदार्थ रक्त कोशिकाओं द्वारा क्या कर लिया जाता है? पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त कोशिकाओं में उत्सर्जित पदार्थ स्रावी नलिका से स्रावित कर दिए जाते हैं और संग्रह नलिका में पहुंचने वाला, जो साइड में उस फिगर में दिखाया गया, साइड में जो एक पेड़ के समान दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो संग्रह नलिका में पहुंचने वाला तरल जो पदार्थ होता है उसी को कहा जाता है मूत्र। ठीक ना, वही क्या कहलाता है? यूरिन या मूत्र कहलाता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये आपका रहा ब्रिकाडू या नेफ्रॉन। ठीक ना, तो मैंने इसमें आपको बताया नेफ्रॉन क्या है, उसका संरचना और कार्यविधि सब हमने बताया। ठीक ना, यहां तक मैंने इसमें उत्सर्जन की परिभाषा को भी बताया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके फिगर को भी 2-4 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर बिना देखे इसको बनाने का पूरा प्रैक्टिस कीजिए और एकदम पूरा 100% गारंटी है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इसलिए आप इसको अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे कि अगर ये आपको पेपर में मिल जाए तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ फोड़ करके आ पाए और अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।